हेलो बच्चों, नमस्कार। बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मतलब बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने ये सोचा है कि कक्षा 12 की तैयारी हम यूट्यूब के माध्यम से भी करवाएंगे और हर उस बच्चे को जो 2025 में बोर्ड परीक्षा में 100% नंबर लाने का विचार कर रहा है, स्टेट टॉपर बनने का प्रयास कर रहा है, हम उसके प्रयासों को और मजबूत करेंगे और उसकी तैयारी को हम और बेहतरीन आयाम देंगे। और ईश्वर चाहेगा तो आपको स्टेट टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, बशर्ते आप लोग जो है हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम जो कुछ आपको पढ़ाते हैं, जो कुछ आपको देते हैं, आप उसको पढ़ते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए। और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब बोर्ड परीक्षा की आपकी तिथि आएगी, तो उस समय आप अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर या कोई आपको पढ़ने में कोई कमी कुछ भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि हम लोग सिलेबस खत्म करने के बाद लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे एमसीक्यूज भी करेंगे। तो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से जो कुछ भी हो सकता है वो सारी चीजें हम आपके साथ करेंगे और आपको एक बहुत अच्छे उम्मीदवार के तौर पर तैयार करेंगे। तो चलिए, हमारा आज चैप्टर 2 ही है, छोटा सा टॉपिक है अभिलेखों का महत्व। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आज हम अभिलेखों के महत्व के क्रम में जरा समझेंगे। अच्छा, अभिलेखों की जब हम बात करते हैं तो हमारे जुबान पर सबसे पहला जिक्र आता है मौर्य साम्राज्य का, और मौर्य साम्राज्य में भी अशोक का सबसे पहला नाम आता है, क्योंकि अशोक ने ही सबसे पहले अपने राजकाज को चलाने के लिए कुछ अभिलेखों का प्रयोग किया। तो उनकी सारी चीजों को हम जरा देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इसमें वही हमारा जो चैप्टर है वो पाठ 2 वाला ही है, राजा, किसान और नगर, और इसमें हमने अशोक के बारे में ठीक ठाक पढ़ा था। तो मैं चाहता हूं कि अभिलेखों का महत्व पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे फिर बढ़ने से पहले चलिए, तो देखो हम जरा ये देख लें, ठीक है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी पाटलिपुत्र की, ठीक है, क्या व्यवस्था थी। तो देखो, अब इसमें क्या होता था कि एक केंद्रीय शासक होता था, ठीक है। मैं आपको यहां पे, अब जो केंद्रीय शासक होता था मतलब संपूर्ण मगध साम्राज्य की जो व्यवस्था होती थी वो राजा के हाथ में होती थी, राजा उसको देखता था। और जब किसी साम्राज्य की सारी सत्ता राजा के हाथ में हो तो ऐसी शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। एकात्मक मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा हो, तो ऐसे शासन को केंद्रीकृत शासन भी कहते हैं कि एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां केंद्रित हैं। अच्छा, तो एकात्मक शासन संपूर्ण राज्य पर राजा का नियंत्रण होता था। राजा न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था, राजा सेना का भी प्रमुख होता था और सारे मंत्रियों का भी प्रमुख राजा ही होता था, क्योंकि कोई भी राजा हो, कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, बिना अपने सहयोगियों के सही तरीके से राजकाज नहीं चलाया जा सकता। अब आज की डेट में जैसे मान लेते हैं पूरे भारत के राजा मोदी हैं, तो मोदी भी अपने कुछ मंत्रियों के माध्यम से ही शासन व्यवस्था को चलाते हैं, अकेले थोड़ा ना चला पाएंगे, अकेली हिम्मत ही नहीं है भाई, इतने बड़े राजकाज को कैसे कोई चला सकता है। तो उस समय भी एक मंत्री परिषद होती थी और राजा अपनी मंत्री परिषद के माध्यम से राजकाज को चलाता था। अच्छा, चूंकि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा था तो पूरे साम्राज्य को अकेले चला पाना या उसको इकट्ठा चला पाना यह भी बहुत मुश्किल भरा सवाल है। इसके लिए क्या किया गया था कि साम्राज्य को, चूंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए मौर्य साम्राज्य को कई टुकड़ों में बांट दिया गया था और उन टुकड़ों को प्रांत कहा जाता था। जैसे आज की डेट में भारत है, तो भारत चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए भारत को हमने कई स्टेट में बांट दिया और मौके पर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और उनके अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन उन सब में जो सर्वे सर्वा होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसी तरीके से मगध साम्राज्य को भी कई सारे प्रांतों में बांट दिया गया था और उन प्रांतों का जो मुखिया होता था, माने आज का चीफ मिनिस्टर मान लेते हैं, तो उन प्रांतों का जो मुखिया होता था उसको युवराज कहते थे या राजकुमार कहते थे या कुमार कहते थे, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं, युवराज, कुमार या राजकुमार, जो भी कहना चाहें। वैसे कुमार ज्यादा अच्छा शब्द चलता था। तो इसका, अच्छा, ये जो कुमार होते थे ये सब राजा के ही भतीजे, लड़के, पोते, ये सब वही होते थे। अच्छा, कुमार के साथ उसकी सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिन्हें महामात्र कहा जाता था।
अब देखो जैसे हमने बताया भाई, सिंपल सी बात है, जैसे ये पूरा मगध है, तो अब जैसे पूरा मगध है तो इसका जो पूरा शासन के मतलब जो होता था, पूरी जो शासन व्यवस्था थी वो राजा के हाथ में थी। तो राजा इस पूरे मगध साम्राज्य की शासन व्यवस्था चलाता था, तो राजा को भी कुछ मंत्री परिषद की आवश्यकता होती थी, तो राजा भी अपने कुछ मंत्री नियुक्त करता था। इन मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ। फिर क्या हुआ था कि मगध साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया गया था। ये 5 इलाके थे, इन इलाकों को प्रांत कहते थे, और प्रांत पर जो सबसे सर्वे सर्वा होता था उसको कुमार कहते थे। अब देखो, राजा इतना पूरा इलाका संभालता था, कुमार को केवल इतना इलाका संभालना होता था, ये अपना इलाका, ये मतलब जो प्रांत था उस प्रांत तक केवल सीमित रहते थे। तो कुमार को भी क्या होता था, ये जो कुमार होते थे, जो राज्यों के सर्वे सर्वा होते थे, इनको भी एक मंत्री परिषद की जरूरत होती थी। इनके भी कुछ अधिकारी होते थे, जिन अधिकारियों की सहायता से इनको शासन व्यवस्था चलानी होती थी। तो जो इनके सहायता के लिए बच्चों मंत्री वगैरह होते थे, इनको महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनको महामात्र कहा जाता था। यह बात याद रखना। अच्छा, इसके बाद की बात क्या है? अब जरा स्थानीय शासन देख लें, तो मैं आपको यहां पे यह बताना चाहूंगा कि जो मगध था, मगध और मगध की राजधानी क्या थी बेटा? पाटलिपुत्र थी। तो देखो, पाटलिपुत्र चूंकि राजधानी थी, क्या थी? पाटलिपुत्र चूंकि राजधानी थी, इसलिए पाटलिपुत्र का जो शासन था वो थोड़ा अलग तरीके से चलाया जाता था। तो पाटलिपुत्र का जो शासन था वो समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। किस माध्यम से चलाया जाता था? समितियों के माध्यम से। क्योंकि राजधानी का शासन भाई बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए समितियां बनाई गई थी, और ये कुल मिला के 6 समितियां थी। क्या थी? ये 6 समितियां थी, और इन 6 समितियों में हर समिति में 5 मेंबर होते थे। तो कुल मिला के कितने सदस्य हो गए? ये कुल मिला के 30 मेंबर ऐसे होते थे जो अलग अलग समितियों में बटे होते थे, और यही समिति जो है पूरे पाटलिपुत्र का, अकेले पाटलिपुत्र का जो है शासन व्यवस्था चलाती थी। अच्छा, तो इस तरीके से इसमें कुल 30 मेंबर हुआ करते थे। अच्छा, इसके बाद क्या होता था? चूंकि इतना बड़ा साम्राज्य था तो बड़ी सी सेना भी होगी, ठीक है? तो ये क्या करते थे? अपनी सैन्य व्यवस्था को भी बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित करने का प्रयास करते थे। इसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी, क्योंकि राजधानी को संभालना और सेना को संभालना दोनों बहुत बड़े काम थे। राजधानी को संभालना यह भी बहुत जिम्मेदारी भरा काम था, और सेना को संभालना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी का काम था। इसलिए क्या हुआ भाई, विशाल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मगध साम्राज्य के पास बहुत बड़ी सेना थी। सिंपल सी बात है यार, जितना बड़ा इलाका उतनी बड़ी सेना, जितना शक्तिशाली राजा उतनी शक्तिशाली सेना। तो शक्तिशाली सेना है, बड़ी सेना है, तो उसका रखरखाव भी चाहिए होगा, उसकी जिम्मेदारी भी चाहिए होगी, उसकी पूरी व्यवस्था भी करनी होगी। इसलिए क्या किया गया था? इसकी व्यवस्था करने के लिए 30 लोगों की 6 समितियां बनाई गई थी। अब यहां पे डाउट मत करना, बिल्कुल भी आपके अंदर कोई वो नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने आपको एक बात क्या बताई? हमने आपको एक बात ये बताई है, मैं वहीं पे फिर वापस चलूं। मैंने आपको एक बात बताई है, देखो, एक व्यवस्था थी सेना की, एक व्यवस्था थी सैन्य व्यवस्था। क्लियर? सेना की देखरेख करना, सेना का संचालन करना, एक तो ये थी, और दूसरी थी पटना का शासन, केवल राजधानी का शासन, पटना का शासन। तो इसके लिए क्या था कि कुछ समितियां बनाई गई थी, ठीक है? समितियां कैसी थी ये देख लो। देखो, सैन्य व्यवस्था के लिए भी कुल मिला के 6 समितियां बनी थी। अभी मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा। 6 समितियां बनी थी। अब होता क्या था, हर समिति में 5 मेंबर होते थे। जो समितियां होती थी, हर समिति में क्या होते थे? 5 सदस्य होते थे। तो इस तरीके से कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिला के 30 सदस्य इधर हो गए। सेम कहानी यहां पे थी। पटना का शासन चलाने के लिए क्या होती थी? समितियां होती थी। तो पटना का शासन भी समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। अब होता क्या था, ये कुल मिला के 6 समितियां थी। क्या थी? 6 समितियां थी, और इस समितियों में भी क्या होता था? एक समिति में 5 मेंबर होते थे। तो इस तरीके से कुल मिला के कितने मेंबर हो गए? 6 पंचे 30। तो ये 30 मेंबर इस तरीके से। तो 30 मेंबर, 30 सदस्य जो होते थे वो पटना का शासन चलाते थे। ऐसे ही 30 लोगों की जो समिति होती थी, अलग अलग 5-5 करके, तो वो जो है सेना का शासन देखते थे। अब देखो,
कहते हैं कि मगध साम्राज्य की जो सेना थी, मौर्यों की जो सेना थी, उसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे। मतलब जो 6 लाख, मतलब ये समझ लो कि सेना थी, आर्मी, थल सेना, आज की थल सेना आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो 6 लाख सैनिक जो पैदल चलते थे, थल सेना वाले। अच्छा, 30,000 घुड़सवार सैनिक थे, 30,000 सैनिक जो घोड़ा वाले सैनिक थे, जो घोड़ों पे सवार होकर चलते थे, और 9,000 हाथी और लगभग 8,000 रथ हुआ करते थे। यानी 9,000 सैनिक हाथियों से चलते थे और 8,000 सैनिक रथी थे, रथ से चलते थे। तो कुल मिला के आप यूं देख लीजिएगा, तकरीबन 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 लगभग 6,50,000 के आसपास इनकी सेना थी, 6.5 लाख के करीब करीब, ठीक है। ये जो समितियां होती थी क्या क्या काम करती थी, तो इतनी बड़ी सेना को चलाना कोई आसान बात थोड़ो ना थी भाई, ऐसे थोड़ो चलाया जा सकता था। तो देखो, इनकी जो पहली, मैंने कहा ना, इनकी कितनी 6 समितियां होती थी, हर समिति में 5 मेंबर होते थे। पहली समिति पैदल सेना को देखती थी, मतलब पैदल सेना का मतलब कितना हो गया, पहली सैनिक जो है ये 6 लाख सैनिकों का व्यवस्था देखती थी। दूसरी सैनिक घुड़सवारों को देखती थी, ये कितने थे, ये 30,000 थे। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो समिति थी वो नौसेना को देखती थी, कौन, जो पानी वाली सेना है, जो पानी वाली सेना है, जल सेना। उसके बाद जो चौथी समिति होती थी वो रथ सेना को देखती थी। पांचवी समिति जो होती थी वो हाथी वाली सेना को देखती थी। और छठी समिति जो होती थी, वो जितने भी ये सैनिक होते थे, इनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत भी पड़ती होगी, इनके खाने पीने की भी व्यवस्था होती होगी। तो इसलिए 5 सेना थी, 5 प्रकार की, तो उसके लिए 5 समितियां थी। छठी समिति इन 5 सेनाओं के लिए हथियारों की व्यवस्था करना, प्लस इनके खाना पीना, रहन सहन की व्यवस्था करना, कि कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, है ना, और हथियारों के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो इनके भोजन की व्यवस्था और इनके अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करने के लिए ये छठी समिति काम करती थी, कि इनकी जो है व्यवस्था करवानी है। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों मौर्य साम्राज्य चलाया जाता था। अच्छा, अब जरा देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां होता क्या था कि भैया व्यापार करने के लिए, इधर उधर आने जाने के लिए क्या होता था, आने जाने के लिए समुद्री और जमीनी दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता था। मने मगध साम्राज्य में आप आने जाने के लिए चाहे आप नाव से आ सकते थे, मतलब नदियों का भी यूज किया जाता था, और जमीन से भी आप अपना आवागमन कर सकते थे। एक विशाल सड़क तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक आती थी, आप समझिए, जम्मू कश्मीर से बिहार तक एक सड़क आती थी, सीधे एकदम झंझनाते हुए आप चले आते। अच्छा, अन्य छोटी छोटी सड़कें राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा करती थी। तो सड़कों का तो यही है, आज भी छोटी छोटी सड़कें, इसको इस जिले से, उसको उस जिले से, उसको उस जिले से, उसको उस शहर से, उसको उस शहर से, इस तरीके से जोड़ती रहती हैं। अच्छा, दूरी बताने के लिए सड़कों पर मील के पत्थर लगा हुआ करते थे, जैसा कि आज भी लगे होते हैं। हम किसी सड़क पे जब निकलते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हम पटना से बक्सर जा रहे हैं, तो रास्ते में लिखा रहता है बक्सर 163, बक्सर 164, बक्सर 160, बक्सर 140। तो मील के पत्थर आज भी हैं, तब भी लगे होते थे। अच्छा, सड़कों के किनारे धर्मशाला और पानी पीने के स्थानों का निर्माण किया जाता था, ताकि आने जाने वाले राहगीर इनका प्रयोग कर सके। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी कि भाई सड़क के किनारे पानी की व्यवस्था, साथ ही साथ सड़क के किनारे पानी की व्यवस्था, और इसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जाती थी कि वहां पे धर्मशाला टाइप में कुछ कमरे अमरे बनवा दिए जाए, जिससे कि जो आने जाने वाले लोग होंगे इनको कोई खास तकलीफ नहीं होगी। समझे। तो ये व्यवस्था भी करी गई थी कि जो आगंतुक हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, इनको कोई खास दिक्कत ना हो, इनके लिए धर्मशाला इत्यादि बनवाई जाती थी। अच्छा, तो ये तो इनका हो गया मामला। अब जरा हम देखेंगे, मैंने जैसे अभी कहा था, देखो इनके जो 5 प्रांत थे वो ऐसे थे, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये इसको कहते थे दक्षिणापथ, इसको कहते थे उत्तरापथ। ये जो था उत्तरापथ, ठीक है, एकदम उत्तर में क्या था, उत्तरापथ, इसको उत्तरापथ कहते थे। अच्छा, उत्तरापथ की जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। क्या राजधानी थी, तक्षशिला, ठीक। अब इसके जस्ट दक्षिण में जो था, इसको कहते थे दक्षिणापथ। क्या कहते थे, इसको कहते थे दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। क्या थी, सुवर्णगिरी, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या था, यहां तोसली थी, तोसली, तोसली वही
कलिंग की राजधानी थी, इसको कलिंग, ठीक है। तो ये सॉरी, तोसल तो राजधानी थी यार, यहां पे क्या था, यहां पे कलिंग, आज के उड़ीसा में पड़ता है ना, तो ये क्या था, कलिंग, क्या था बेटा, कलिंग। तो कलिंग की राजधानी क्या थी बेटा, कलिंग की राजधानी थी तोसल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्या बचा, यहां पे आपका बचा, यहां पे हम मान लेते हैं, अब इसको तो हम मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा, ये हो गया, अरे यार ये हो गया, ठीक है, ये, और ये मान लेते हैं मगध, ये मगध था, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये तो राजधानी ही थी इसकी पाटलिपुत्र, और ये था अवंती, अवंती, और अवंत की राजधानी थी उज्जैनी। तो ये 5 प्रांत थे जिनमें पूरे मगध साम्राज्य को बांट दिया गया था। पूरे इसके सर्वे सर्वा को राजा कहते थे, सम्राट कहते थे, और ये जो प्रांत होते थे इनके सर्वे सर्वा को कुमार कहते थे, क्या कहते थे, कुमार कहते थे। क्लियर है बेटा, तो यहां तक की बात आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। तो मैंने कहा चलो मौर्य शासन का भी प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद की हम बात क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम सीधे सीधे आते हैं अभिलेख पर। देखो अभिलेख का मतलब क्या होता है, अभिलेख का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें, अभिलेख का मतलब जिन बातों को कहीं पे लिखवा कर हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए, अभिलेख। तो होता क्या था, अशोक ने सोचा कि देखो चूंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है, ठीक है, अब अशोक जो है बहुत, आपको पता है कि उसने पहले बड़ा क्रूरल आदमी था, बहुत क्रूर आदमी था, और उसने कलिंग का युद्ध किया था, उसमें लाखों लाख लोगों को उसने हताहत कर दिया था, बहुत खून बहा था। और उसी घटना को देख करके ये बाद में जो है बहुत हृदय परिवर्तन इसका हो गया अशोक का, और फिर ये बौद्ध हो गया, और फिर मतलब बहुत धम्म की नीति को अपना लिया, और इतना सदाचारी व्यक्ति हो गया कि आप कुछ पूछिए नहीं। तो अब इसने क्या हुआ कि अपना सारा जीवन अपनी प्रजा को समर्पित करने का निर्णय लिया। तो अब इसने सोचा कि चूंकि हमको अपने प्रजा के हर क्षेत्र तक पहुंचना है, हमारे प्रजा जहां जहां हमारी जनता रहती है, हमें जनता के हर एक वर्ग तक पहुंचना है, अपनी बातों को, अपनी घोषणाओं को, अपनी नीतियों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। अच्छा, उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं, अखबार भी नहीं था कि चलो कर दिए मैसेज और वायरल हो गया, सबको पता चल गया कि भाई अशोक भाई साहब क्या करने वाले हैं, ऐसा नहीं था। उस समय या तो लोगों को बताया जाता, या लोगों के माध्यम से प्रचारित कराया जाता, लोग घोषणा करते हर जगह खड़े खड़े, या एक काम बहुत अच्छा अशोक ने सोचा कि काम करते हैं ना, हमारी जो बातें हैं, जो हम सोचते हैं अपनी जनता के लिए, हम जनता से जो चाहते हैं या हम जनता के लिए जो चाहते हैं, उन सारी बातों को ऐसी जगहों पर लिखवा दिया जाए जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो इसलिए अशोक ने क्या किया कि अपनी घोषणाओं को, अपने आदेशों को, अपने निवेदनों को उसने क्या किया कि पत्थर के कुछ खंडों पर उनको खुदवा दिया, मतलब छेनी हथौड़ी से बाकायदा उकरवाया, उत्कीर्ण उसको कहते हैं, खुदवाना। आपने देखा होगा जब कभी सड़क वड़क का वो होता है, उद्घाटन वगैरह होता है, तो एक वहां पे पत्थर लगाया जाता है, और उस पत्थर पे देखो अक्षर खुदे हुए होते हैं, लिखे नहीं होते हैं, खुदे हुए होते हैं। तो अशोक ने भी यही किया, और अशोक ने कहा कि हमें अपने राज्य की ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचना है और अपनी बातों को अपनी जनता तक पहुंचाना है। तो इसके लिए अशोक ने अभिलेखों का प्रयोग किया, माने अपनी बातों को पत्थरों पर लिखवा दिया, उनको गुदवा दिया, खुदवा दिया, और जगह जगह पर उनको लगवा दिया, और सोचा कि लोग पढ़ेंगे तो अपने राजा के प्रति उनको क्लियर रहेगा कि हमारा राजा हमारे बारे में क्या सोचता है। तो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख किसी पत्थर या मिट्टी या बर्तन या धातु पट या पत्थरों पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। मतलब कोई भी कठोर सतह हो जिस पर अक्षरों को खोद के कुछ लिखा जाए, अक्षर बना बना के लिखा जाए, लिखा नहीं, मतलब छेनी हथौड़ी की सहायता से पत्थरों को खोद के, जैसे का बनाना है तो का खोद के बनाया जाए, है ना, लिखा नहीं जाए, उसको खोद दिया जाए तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो चाहे वो किसी पत्थर पर हो, चाहे मिट्टी के बर्तनों पर हो, या धातु के पट पर हो, तो खुदे हुए जो लेख होते हैं इन्हीं को अभिलेख कहा जाता है। और यह परंपरा सबसे पहले ज्ञात रूप में अशोक ने ही शुरू कराई। अच्छा, अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अनेकों अभिलेखों की रचना की, किस लिए, अभिलेख के माध्यम से अशोक अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना चाहता था, और अपने आप को जनता से कनेक्ट करना चाहता था, अपनी जनता को यह दिखाना चाहता था कि देखो हम आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं या क्या सोचते हैं।
तो इस तरीके से अभिलेखों का निर्माण दनादन तरीके से अशोक ने खूब करवाया। अच्छा, इन अभिलेखों के अंदर अशोक द्वारा किए गए कार्य, उसकी विजय और उसकी अन्य उपलब्धियों का जिक्र किया जाता था। तो जो वो निर्णय लेता था अभिलेख के माध्यम से लिखवा देता था कि भाई अशोक जो है अपनी जनता के लिए ये करने वाले हैं, अशोक ने ये जीत हासिल करी है, अशोक की ये उपलब्धियां हैं। तो इन सारी चीजों के माध्यम से अशोक जो है काफी कुछ जनता को सारी बातें बताने का प्रयास करता था अभिलेखों के माध्यम से। अच्छा, इन अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। उस समय दो लिपियां हुआ करती थी जिनके माध्यम से लिखा जाता था। जैसे आज की डेट में आप देवनागरी लिपि में लिखते हैं, काखा गाघा अंगा चाछा जाझा, और इसको जो है बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, है ना। लेकिन उस समय जो लिपि चलती थी, एक थी ब्राह्मी और एक थी खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि जो थी वो पश्चिमोत्तर भारत में जो उसके अभिलेख मिले हैं, मतलब अफगानिस्तान, कंबोज, गंधार, तक्षशिला, वहां पे खरोष्ठी लिपि चलती थी। जबकि उत्तर भारत में मगध हो गया, अवंती हो गया, और जो इतना इलाका हो गया, कलिंग हो गया, सारी यहां पे जो लिपि चलती थी वो चलती थी ब्राह्मी लिपि। और इसके सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। लिपि ब्राह्मी होती थी, भाषा प्राकृत होती थी। तो सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा में, जैसे हम लोगों की लिपि क्या है, देवनागरी, और भाषा क्या है, हिंदी। तो उसकी लिपि क्या होती थी, ब्राह्मी, और ब्राह्मी की भाषा क्या होती थी बेटा, प्राकृत। क्या होती थी, प्राकृत। तो प्राकृत भाषा में बहुत सारे इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इसके बाद अशोक के अभिलेखों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? वृहत शिलालेख, मतलब ऐसे जो पत्थरों पर लिखे गए हैं। लघु शिलालेख, छोटे छोटे पत्थरों पर लिखे गए हैं। स्तंभ लेख, पत्थर के टुकड़ों पर लिखे गए हैं। और गुफा लेख, मतलब कुछ गुफाओं में भी इनके लेख मिलते हैं। इन अभिलेखों द्वारा मुख्य रूप से धम्म का प्रचार किया गया है। हाँ, मैंने बताया कि अशोक जो है एक समय बहुत ही उदार हो गया, बहुत उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसने अपने इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से अपने धम्म नीति का प्रचार कराया। धम्म नीति का मतलब यही था कि सभी लोग सदाचारी बने। मैं धम्म नीति के बारे में कुछ बातें यहां पे, अच्छा हाँ, तो मैं आपको धम्म के बारे में कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि अशोक का धम्म क्या था। देखो, धम्म जो है धर्म से संबंधित नहीं था। धम्म अशोक की अपनी नीति थी। इसका मतलब था आदर करना, सभी का क्या करना, सभी का आदर करना, आदर करना, ठीक है। अहिंसा करना, है ना, अहिंसा, अहिंसावादी होना, अहिंसा, ठीक है। हमेशा सत्य बोलना, क्या बोलना, सत्य बोलना, है ना। जनता का भला करना, क्या करना, जनता का भला करना, जनता का भला करना, ठीक है। और क्या करना, दान करना, क्या करना, दान करना, दान करना, ठीक है। सभी धर्मों का आदर करना, क्या करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना। इसी को क्या कहते हैं, सर्वधर्म समभाव। और क्या कहता था, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, पढ़े लिखे कौन, ज्ञानी, पढ़े लिखे, या इन्हीं को क्या कहते हैं, ज्ञानी पुरुष, ठीक है, या जो साधु संत हैं, ठीक है, संत हैं, ठीक है, या श्रमण हैं, ठीक है, इन सबका क्या करना, इन सबका सम्मान करना, क्या करना, इन सबका सम्मान करना। और क्या करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, क्या करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ठीक है। और क्या करना, भाईचारा बढ़ाना, क्या बढ़ाना, भाईचारा बढ़ाना, भाईचारा बढ़ाना, ठीक है, भाईचारा बढ़ाना, ठीक है। और क्या करना, ठीक है, सद्गुणों का प्रचार करना, क्या करना, सद्गुणों का प्रचार करना। और क्या करना, युद्ध न करना, युद्ध न करना, ठीक है, युद्ध न करना। और क्या करना, शांति स्थापना करना, ठीक है, शांति की स्थापना करना। तो ये था अशोक का धम्म। और जब देखो, अशोक तो इसके पहले उसने क्या किया था, बहुत सारे युद्ध लड़ता था, वो युद्ध ही करता रहता था। कहते हैं उसने शासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। उसने कलिंग पे इतना बड़ा हमला किया, कलिंग में लाखों लाख लोग मर गए। उसी के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन के बाद उसने नीति अपनाई, उसको धम्म नीति कहा गया। उसकी धम्म नीति का दरअसल मतलब यही है, कुल मिला के बहुत ही सद्गुण युक्त व्यक्ति बनना, बहुत ही आदर्श व्यक्ति बनना। और ये वो स्वयं नहीं बना था, स्वयं बना था, साथ ही अपनी जनता के हर व्यक्ति से उसको उम्मीद थी
कि हर व्यक्ति अगर धम्म को अपनाएगा तो हम एक बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही अच्छे राज्य का निर्माण कर सकेंगे, बहुत अच्छे साम्राज्य का निर्माण कर सकेंगे। अच्छा, तो ये उसकी धम्म नीति थी। अच्छा, अब हमने जैसे आपको क्या बताया, जैसे हमने अभी आपसे कहा अभिलेखों का महत्व। तो अभिलेखों का महत्व क्या होता था, अगर हम अभिलेखों के महत्व को समराइज करें, जैसा कि हमारा टॉपिक था, ठीक है, अभिलेखों का महत्व। तो अभिलेखों का महत्व अगर हम समराइज करें तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसके माध्यम से क्या हुआ, इसका एक महत्व यह कि राजा ने इनके माध्यम से क्या दिखाया, राजा ने अपनी जनता के प्रति समर्पण व्यक्त किया। क्या किया, मतलब इनके माध्यम से यह दिखाया कि हाँ भाई राजा क्या कर रहा है, तो राजा ने क्या किया, समर्पण व्यक्त किया। क्या किया, राजा ने समर्पण व्यक्त किया, राजा ने समर्पण व्यक्त किया। अच्छा, और इसके माध्यम से राजा ने क्या किया, अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धम्म नीति को जनता तक पहुंचाया, अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाया। और अभिलेखों का महत्व क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भाई अभिलेखों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिलती है। और क्या, अभिलेखों के माध्यम से क्या कराया, अभिलेखों के माध्यम से राजा और प्रजा के मध्य संबंध प्रगाढ़ हुए या मजबूत हुए। तो अब आप देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई अभिलेखों का महत्व तो क्या होता है, 5 बातें लिख दीजिए, बस आपका आंसर पूरा हो गया। और ये बहुत टू द पॉइंट बातें हैं, इसमें कोई इधर उधर की हवाबाजी भी नहीं है, कोई इधर लफ्फेबाजी भी नहीं, बहुत ईमानदारी के साथ आपने कह दिया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं जरा कि इसके बाद क्या हुआ, अशोक द्वारा बनवाए गए अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। तो ये भी आप लिखिए कि इसमें आप ये भी लिख लेना, यहां पे लिख लो, ठीक है। जैसे ये धम्म की बात हमने करी थी अभिलेख, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि नोट करके आप ये भी वहां दिखा सकते हो, बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा, कि आप दिखा सकते हैं कि उत्तर भारत में अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में मिले हैं, प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। जबकि पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, खरोष्ठी एवं आरमाइक। आरमाइक लिपियों में प्राप्त हुए हैं। आप ये लिख दोगे तो आपके उत्तर का और कमाल हो जाएगा। तो इस तरीके से, अच्छा यही बात देखो यहां पे लिखी है। अच्छा, ये जो अशोक के जो अभिलेख थे, मैं आपको बताऊं, अशोक के अभिलेख तमाम जगह से जब खुदाई हुई
तो ये अभिलेख मिले। तो इन अभिलेखों को पढ़ने का बड़ा मेहनत से काम शुरू हुआ, हालांकि कोई नहीं इसको सक्सेस कर पाया, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। दरअसल ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी हुआ करता था, और इसने जो है अशोक के जो अभिलेख थे, हालांकि तब ये पता नहीं था कि किसके अभिलेख हैं, ये जो अभिलेख पाए गए इनको पढ़ने का प्रयास किया, और जेम्स प्रिंसेप ने फाइनली 1937 में जो है 1937-38 में इन अभिलेखों का अर्थ इसने निकाल लिया। निकालने के बाद इसने क्या पाया, इसने पाया कि इन अभिलेखों पर एक नाम बार बार मिल रहा है, प्रियदर्शी, या इन अभिलेखों पर एक नाम और मिल रहा है, देवनाम प्रिय। क्या? देवनाम प्रिय। एक अभिलेख ऐसा मिला है जिस पर लिखा था अशोक, ध्यान देना, अशोक, अशोक नहीं अशोक लिखा था, ये जैसे लिखा है मैंने। तो जब शुरुआती दौर में जेम्स प्रिंसेप ने इस ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल लिया, तो इन्होंने पाया कि एक पता नहीं जो भी हो, ये प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो बाद में बहुत जब और इस पर रिसर्च हुई तो पता चला ये कोई और नहीं था बल्कि सम्राट अशोक के ही नाम थे। देवनाम प्रिय का मतलब ये देवताओं को बहुत प्रिय था, और प्रियदर्शी का मतलब था कि देखने में बहुत आकर्षक था, बहुत प्यारा था देखने में। तो प्रियदर्शी का मतलब जो देखने में प्रिय हो, बहुत आकर्षक हो। अच्छा, तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था। अभिलेखों का महत्व क्या होता है, अभिलेखों का महत्व पढ़ें तो जरा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण भी देख लें। तो मौर्य साम्राज्य कैसे पतित हो गया, देखो, अशोक के बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी आए वो बहुत ही कमजोर थे, बहुत ही अयोग्य थे, इसलिए मौर्य साम्राज्य आगे नहीं बढ़ सका। मौर्य साम्राज्य के समय हिंद यवन जैसे विदेशी आक्रमण होने लगे, और चूंकि विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिए राजाओं का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अशोक के बाद कोई ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ मौर्य साम्राज्य में जो विदेशियों को रोक सकता, उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकता। उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ाई करने लगे। अशोक के बाद इसका पुत्र जालौक, फिर उसके बाद दशरथ। तो आपस में क्या हुआ कि मगध की गद्दी के लिए ये सब आपस में भाई, चाचा, पितिया सब लड़ने लगे, और जब आपस में ही आप लड़ोगे तो बाहरी तो आके आपको लपेट के चला जाएगा। भाई आपस की फूट बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया, क्योंकि अशोक के समय मगध साम्राज्य बहुत ज्यादा बौद्धमय हो गया था, और कहते हैं कि इतना ज्यादा बौद्धमय हो गया था, बुद्ध धर्म का इतना ज्यादा प्रचार हो गया था कि ब्राह्मणों को इस बात से बहुत तकलीफ हो रही थी। और ब्राह्मणों ने फिर क्या किया कि मौर्य साम्राज्य के समापन, ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि अगर ये मौर्य साम्राज्य लगातार चलता रहा तो हमारा जो ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण संप्रदाय है, ये विलुप्त हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों ने आपस में एकता बनाकर और पुष्यमित्र शुंग को अपना नेता बनाया, और पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का समापन फाइनली करवाया। अच्छा, उसके बाद शांति प्रिय नीति, कहते हैं कि अशोक ने इतना ज्यादा अहिंसा का प्रचार कर दिया था कि लोग ने अस्त्र शस्त्र उठाने भूल गए थे। देखो, यह होता है कि एक हाथ में अगर माला है तो वक्त पड़ने पे एक हाथ में भाला भी होना चाहिए। ये नहीं कोई आदमी आया हमको मार पीट के चला गया, हम माला ही जपने पड़े रहे, नहीं। जब तक कोई हम पे हमला नहीं करेगा हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई हम पे हमला करे तो हम उसका कड़ाई से जवाब दे सकें। लेकिन अशोक ने इतना ज्यादा अहिंसा 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 कर दिया कि लोग अपनी ताकत को ही भूल गए। कोई आया आक्रमण करने, अरे ठीक है भाई, हम हथियार नहीं उठाएंगे, तो इसका भी इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अहिंसा ठीक बात है, अहिंसा का मतलब होता है कि हम पहले किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पे हमला करेगा तो फिर हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। वो हमारा फर्ज है कि भाई अपने राज्य की रक्षा करना है। लेकिन उस समय लोगों ने बहुत ज्यादा अहिंसात्मक अपना आचरण दिखाया, उस वजह से जो है ये लोग शायद लड़ना भूल गए, अपने सैन्य कौशल भूल गए। और उसके बाद जो है राजकीय धन को सेना की बजाय अन्य कार्यों में खर्च करना। राजा इतने अय्याश टाइप के होने लगे, इतने ज्यादा आराम पसंद होने लगे कि भाई जो राजकोष होता है, जो सरकारी धन होता है, उसको आप सेना में यूज करिए, प्रशासन के लिए यूज करिए, जनता के कल्याण के लिए यूज करिए। लेकिन इन राजाओं ने कहा जनता, शासन और सेना, इनको सबको किनारे रखो, हमारे अपने खर्चे बहुत बेहतरीन तरीके से चलने चाहिए। तो इन सारी चीजों की वजह से फिर समय के साथ जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था बच्चों, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था
ठीक है, अंतिम शासक जो था तो कौन था, देखो मैं बता दूं, इसके बाद की कहानी इसमें फिर नहीं मिलती है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था बृहद्रथ, ठीक है। और बृहद्रथ का सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। तो होता क्या है कि फिर पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासक को मार दिया। शुंग ने, ठीक है, बृहद्रथ की हत्या कर दी। हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर होता है बच्चों समाप्त होता है। इतना चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका काम बन जाएगा। चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर करिए। और चूंकि आपका अपना चैनल है बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल, ये आपका अपना चैनल है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बिहार के हर उस बच्चे तक पहुँचें जो इसलिए भी नहीं पढ़ पा रहा है कि उसके पास साधन नहीं है, उसके पास अभाव है। तो उस अभाव को हमें भरना है, उस अभाव को ख़त्म करना है और उस बच्चे को भी एक बेहतरीन शिक्षा के बेहतरीन शिक्षा की जो श्रृंखला है उसमें हमें उसे लेके आना है और उसको बेहतर कंटेंट को पढ़ने का मौका देना है। और ये सब केवल हमारे से नहीं हो पाएगा, इसमें आपका भी सहयोग बहुत अपेक्षित है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है जरूरी है। इसलिए आप लोग अपना सहयोग जरूर बनाए रखिए, क्लास को खूब शेयर करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।